नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज बाबा रामदेव का वीडियो फिर आ गया है, लेकिन ये खुलासा बिल्कुल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने जो खिंचाई की थी वो मसला बिल्कुल अलग है। और अब जो खबर आई है, जो सूचना मिल रही है, उसके हिसाब से बाबा रामदेव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अरबों रुपए की ज़मीनें दिल्ली की ठीक सीमा पर अनैतिक तरीके से हथियाई हैं। कानूनी तरीके से सही है, लेकिन जो एक काले धन को सफ़ेद बनाने का तरीका खुद बाबा रामदेव, मोदी जी और बाकी सब लोग बताते रहे हैं, शेल कंपनियों वाला तरीका, जिसमें शेल कंपनियां बनाई जाती हैं, भी समझेंगे। उनके ज़रिए बाबा रामदेव ने ये ज़मीनें हासिल की हैं और ये कैसे किया है, इसको आज हम समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। पतंजलि, बाबा रामदेव, ये सब चीज़ें, इन सब से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और ये भी पता है कि बाबा रामदेव का कारोबार किस तरह से पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर उस प्रांत से जुड़ी हुई है, उस स्टेट से जुड़ी हुई है जहाँ से बाबा रामदेव आते हैं, और वो स्टेट है फरीदाबाद, हरियाणा। हरियाणा के फरीदाबाद में एक मांगर इलाका है, एक बड़ा इलाका है, और ये अरावली पर्वतमाला पर है, जिसे कहा जाता है कि ये पर्यावरण के नज़रिए से बहुत अहम जगह है और यहाँ पर काफ़ी हद तक फॉरेस्टेशन है। और दिल्ली के लिए, और ख़ास तौर पर फरीदाबाद गुड़गांव के इलाके के लिए, यहाँ से काफ़ी ऑक्सीजन बनती है। कुछ लोगों ने इसे उसको दिल्ली का फेफड़ा भी लिखा है, लंग्स भी लिखा है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी, दिल्ली का फेफड़ा दिल्ली के रिज हैं, ना कि ये इलाका। लेकिन फिर भी ये इलाके पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन इलाकों में हुआ ये है कि बड़ी संख्या में ज़मीनों की बंदरबाट हुई है, क्योंकि डबल इंजन सरकार इसमें सहयोग कर रही है, यानी हरियाणा की बीजेपी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार। रिपोर्टर्स कलेक्टिव करके भारत में एक नई संस्था है और इसमें बहुत सारे पत्रकारों ने इकट्ठे होकर एक समूह बनाया है जो इस तरह की खोजी पत्रकारिता कर रहा है और ऐसे विषय उठा रहा है जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी आर्थिक और दूसरी मजबूरियों के कारण नहीं उठा पाते हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक खोजबीन की है और उस खोजबीन के हिसाब से पता चला है कि अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए बाबा रामदेव ने इस इलाके में सैकड़ों एकड़ ज़मीन खरीदी है। कितनी ज़मीन खरीदी है, किस कंपनी के नाम से खरीदी है, मैं आपको स्क्रीन पे ग्राफिक्स लगा रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं उन डाटा में जाऊँगा फिर आपके लिए वीडियो बोझिल हो जाएगा। अब ये शेल कंपनियाँ कैसे काम करती हैं? भारत सरकार कह रही है कि इस देश में अभी आज की तारीख में, हाल में संसद में बताया था जो अभी तक का स्टेटस है, उसके हिसाब से इस देश में 1 लाख से ज़्यादा ऐसी शेल कंपनियां हैं जिन्होंने अपना अकाउंट तक और अपने असेट्स के बारे में जानकारी तक सरकार को फाइल नहीं की है। ये कंपनियां क्या हैं? ये कंपनियां इस तरह की कंपनियां हैं जिनके ज़रिए कारोबार करके जो मुख्य बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग अपना चेहरा छिपा लेते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए, मैं यहाँ नॉकिंग न्यूज़ पे वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास कहीं से मोटी कमाई आ जाए 1000 रुपए की, 1000 करोड़ रुपए की, कहीं से कुछ पैसा मिल जाए। अब मैं उस पैसे को कहीं पे भी लगाऊंगा तो आप पता लगाएंगे, अच्छा बाबू बहुत माल कमा रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, एक कंपनी बना लूँगा, शेल कंपनी। उस शेल कंपनी में अपने घर परिवार के इधर उधर के किसी लोग को कहूँगा आप डायरेक्टर हो जाओ, तो उसमें चूंकि मेरा नाम नहीं होगा तो आपकी नज़र भी नहीं पड़ेगी। तो कंपनी में बना दूंगा कि भाई ये कंपनी बाल्टियां बनाएगी। बना दिया मैंने, कोई कंपनी कुछ भी कारोबार कर सकती है। अब ये कंपनी बाल्टियां बनाएगी और मैंने बाल्टी बनाने की कंपनी बना के डाल दी, और वो कंपनी बाल्टी कभी बनाती ही नहीं है। उसने ना अतीत में ना भविष्य में कभी कोई बाल्टी नहीं बनाई, लेकिन वो कंपनी दूसरा कोई ऐसा काम कर रही है केवल पैसे के इधर से उधर ले जाने का, जिसके जरिए वो मेरे लिए पैसा बना रही है। तो बाबा रामदेव की जो शेल कंपनियों का जिक्र है, जिनका है, तो बहुत सारी, उसमें से 2-3 बताता हूँ। एक कंपनी है जो पैकेजिंग के लिए जो गत्ते बनते हैं वो बनाती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। दूसरी भी पैकेजिंग कंपनी है।
अब उन पैकेजिंग वाली कंपनियों में जो हिस्सेदारी है वो बाबा रामदेव की ना होकर उनके एक तो बालकृष्ण जी की है और बाबा रामदेव के भाई की भी है। अब हमारी भारतीय परंपरा में जो सन्यासी होते हैं वो घर बार छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा रामदेव का पूरा परिवार पतंजलि में वहाँ पर वहाँ की व्यवस्था में, प्रबंधन में, वहाँ पे राज करने में शामिल है। तो उनके भाई जो है वो इसमें शामिल है, जो इस रिपोर्ट के हिसाब से भाई और बालकृष्ण की पार्टनरशिप में ये कंपनी है। इस कंपनी को बनाया गया था पैकेजिंग के लिए, लेकिन ये कंपनी करोड़ों रुपए की ज़मीन वहाँ पर, मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ। इस नक्शे में जो पीले धब्बे वाली ज़मीनें दिख रही हैं आपको, ये सारी ज़मीनें बाबा रामदेव और उनके एसोसिएट्स की हैं। आप बाबा रामदेव मतलब उनकी शेल कंपनियों के ज़रिए या उनकी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका मतलब क्या है। ये पूरी ज़मीनें जो है उनके साम्राज्य का हिस्सा है। जो पीले पीले डॉट दिख रहे हैं ये उसी मांगर इलाके में, ये केवल एक देश के केवल एक शहर के एक इलाके का हाल है। वहाँ पर बाबा रामदेव की इतनी ज़मीनें हैं। अब बाबा रामदेव की आप कह भी सकते हैं और तकनीकी तौर पे नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो उन कंपनी की ज़मीनें हैं, उस कंपनी की जो पैकिंग के लिए है, लेकिन पैकिंग का काम नहीं करती है, पर है उसकी ज़मीनें। तो उस कंपनी के अंदर पैसा कहीं और से लगता है, वो कंपनी भी ज़मीन खरीदने के लिए कोई और कंपनी का लेयर ले लेती है। तो इस तरह से 4-4, 5-5 लेयर में पैसा इस देश में यहाँ से वहाँ होता है। और देखिए, ये कंपनियां बना के पैसे का लेन देन करने से, काला सफेद धन इधर उधर करने से सबसे बड़ा फायदा इन लोगों को ये होता है कि भाई आपने कंपनी बनाई तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही आप पैसे का लेन देन कर लोगे, आपको कैश का लेन देन नहीं करना पड़ेगा। जितने करोड़ का करना है कर लो, कैश पे कानूनन रोक लगाई सरकार ने, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के जरिए दे दिए छूट। तो क्या होता है, ऐसे लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी के पास पेमेंट आया, कंपनी के पास से पेमेंट गया, बैंक को भी पता है इस कंपनी का पेमेंट आया, इस कंपनी से पेमेंट गया, उस कंपनी ने अपना रिटर्न भर दिया। बहुत बड़ी पेमेंट है, कुछ बड़ी पेमेंट है तो उसमें बीच में एक विदेशी कंपनी को ले लिया, किसी टैक्स हेवन देश की, जहाँ पे टैक्स जो है वो माफ है। तो इस तरह से ये बड़े बड़े लोग सारे कारोबार करते हैं। तो बाबा रामदेव की ये जो रियल एस्टेट का छिपा कारोबार है, ये अब सामने आ गया है। ये कर कैसे पाए? कर ऐसे पाए क्योंकि 2023 में केंद्र सरकार ने कानून में एक बदलाव किया और ये जो पूरा इलाका है, जो फॉरेस्ट इलाका है, संभावित जिसके फॉरेस्ट इलाका होने का की आशंका है, समझा जा रहा है कि ये फॉरेस्ट इलाका होगा, इस इलाके को लेकर इसको अपने कानून के जरिए, ऐसा रिपोर्टर्स कलेक्टिव कहता है, केंद्र सरकार ने इसको मुक्त कर दिया कि भैया अब इस कानून के जरिए आप जो है अब यहाँ पर जमीनों की खरीद फरोख्त जो है आप खुल्लम खुल्ला छुट्टा कर सकते हो। पहले जमीन खरीदते हैं बाबा रामदेव बहुत सारी, और उसके बाद केंद्र सरकार उसको रिलैक्स कर देती है, यानी इस इलाके में अब आपका फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन का कानून है वो सबसे आपको मिल गई छूट। एक सुप्रीम कोर्ट का कानून था, कानून क्या था, आदेश था 96 का। उस आदेश के 96 का या 2016 का एक पुराना आदेश, उस आदेश में ऐसी जगहों पर जो फॉरेस्ट के इलाके हैं, जमीन बेचने खरीदने पर बहुत सारी प्रतिबंध थे। अब इस रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने, दूसरा इंजन जो है, उसने बहुत तरीके से अपने यहाँ पर उन सब चीज़ों को गायब कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के कानून लागू हो सकते थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ बंदिशें, अपने कुछ कानूनों में कुछ बदलाव करके और उसको छुट्टा बना दिया। यानी अब आप सोचिए कि बाबा रामदेव ने जो ज़मीनें खरीदी हैं, उन ज़मीनों का दाम जो अभी तक बताया जा रहा है वो 3 गुने से ज़्यादा हो चुका है, ऐसा रिपोर्ट किया गया। और अब ये पूरी मोटी रकम, यानी बाबा रामदेव क्या हो गए, क्या हो गए, पहले वो योग सिखाते थे, उन्होंने हम सबसे चंदा लिया कि भैया पतंजलि योग पीठ बनाएंगे, तो उनका जब कैंप लगता था हम जाके टिकट खरीदते थे भाई कि योग पीठ बनाएंगे बाबा जी, तो ये पैसा जाएगा बाबा जी के पास में, है ना। और जब पैसा बाबा जी के पास में जाएगा तो बाबा जी योग पीठ बनाएंगे, इस देश में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होगा, योगा बढ़ेगा, यही सोचा था। वो पैसा कैसे कंपनियों में कन्वर्ट हुआ, कैसे कारोबार में कन्वर्ट हुआ, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद देखिए 2013-14 का जो दौर था, बाबा रामदेव पूरे देश में काला धन, ये वो सारी चीज़ों के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे। किसको पता था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो और अन्ना हजारे, ये सब लोग जो है पूरा इन्होंने मचा रखा था, एकदम ईमानदारी मचा रखी थी, और ऐसा कर रखा था कि अब काला धन जो है पूरी दुनिया से गायब कर देंगे। क्या हुआ, अब ये जो कम धन यहाँ से वहाँ से वहाँ रूट हो रहा है, इसको काला ही तो कहा जाएगा। हालांकि बाबा रामदेव की कंपनी से जब इन लोगों ने सफाई मांगी, अपना पक्ष मांगा, तो इन्होंने कहा कि हमने कुछ भी
गलत कानूनी, गैर कानूनी और गलत नहीं किया। ये बाबा रामदेव की कंपनी का पक्ष है। लेकिन जो भी है, ये अपने आप में समझने वाली बात है कि भैया हम जब एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं तो हमारा तो तेल निकल जाता है। ये है, अगर फ्लैट खरीद लिया, इसकी ओसी नहीं है, इसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है, इसका ये नहीं है, और ये लोग बड़े बड़े लोग, तो क्या ये पूरा देश इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है? ये लोग आपस में, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इस देश के पूंजीपति बाबा रामदेव भी अब पूंजीपति हैं, इस देश की सरकार है, और इस देश के जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन सब लोगों का एक नेक्सस है, पूरा एक क्लास है ऊपर, जिसको मोदी जी कहते थे लुटियंस दिल्ली। ये सब उसी का ही हिस्सा है ना, एक एलिट नेक्सस हिंदुस्तान में, बड़े बड़े लोगों के बीच में एक आपस में नेटवर्क बना हुआ है, एक नेक्सस बना हुआ है। ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूँ, तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊँ, तू मेरी कमाई करवा मैं तेरी कमाई करवाऊँ, और लूट खाओ संसार को। उस नेक्सस के तहत जब भी आप देखेंगे, ऐसे बड़े बड़े लोग कौड़ियों के दाम में इस देश की संपदा को अपनी मुट्ठी में लिए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य से जब भी इस तरह की कोई खबर आती है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कानून बदल देना या कुछ कर देना, सरकार के सहयोग की बात ज़रूर निकल के आती है। इससे पहले घोटाले होते रहे हैं, लेकिन उसमें सीधे सरकार ने घोटालेबाजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून बदला हो, घोटालेबाजों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ व्यवस्था बदली हो, ऐसे उदाहरण बहुत कम आते थे। लेकिन अब आ रहे हैं। अब आज मोदी जी, एक उदाहरण अच्छा याद आ गया, तेजस विमान में उड़े, स्वदेशी है, बहुत तारीफ़ की उन्होंने, DRDO की भी तारीफ़ की। और जब राफेल का पुराना समझौता हुआ था, पिछली सरकार ने किया था, तो राफेल जो है उसको लेकर एक एग्रीमेंट का हिस्सा ये भी था कि हम जो विदेशों से जब राफेल मंगाएंगे तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगा। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता तो आज मोदी जी तेजस उड़ा रहे, हो सकता है इन 10 सालों में वो राफेल उड़ा रहे होते, क्योंकि हमको उसकी टेक्नोलॉजी मिलती। तब ये माना गया था कि यही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और DRDO जिन्होंने तेजस बनाया है, ये नालायक हैं, ये उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकते। किसका? राफेल का। तो एक नया नवेला, कल का आदमी जिसने कभी जिंदगी में हवाई जहाज को, लड़ाकू विमान को ढंग से देखा तक नहीं था, उस अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मेंटेनेंस का। आप देखिए, फिर से राफेल का पूरा घोटाला सामने आ जा रहा है, और वो डील हुई। और आज गर्व किस पे कर रहे हैं? जिस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की डील में इसी कंपनी को राफेल का पूरा मेंटेनेंस का ठेका मिलना था, सरकारी कंपनी को जिसने तेजस बनाया। नई सरकार आई, सरकारी कंपनी को साइड किया, अनिल अंबानी को आगे कर दिया, और आज मोदी जी गर्व से कह रहे हैं कि हमने वही। तो ये कुल मिला के दिखाई देता है कि अनिल अंबानी, यहाँ पे भी एक पूंजीपति आ गया, यहाँ पे भी सरकार आ गई। पूरा एक ऐसा माहौल बन गया है, एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि सब ऊपर वाले मिलके मलाई खाओ। और ये जो मलाई खाने वाले आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, इसके भी इस हिंदुस्तान में ऑडियो अवेलेबल है। अनिल अंबानी के भी ऑडियो हैं, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।